Good evening, बच्चों. This is Ashu Arora, teacher of APS. Yes, students. In the previous video, we have discussed the cotton textiles. In this video, we will discuss about the jute textile. Yes, what about the jute textile? This is India is the largest producer of raw jute and second largest exporter after Bangladesh. अब आप ये देखिए, इंडिया क्या है? जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. हमारे इंडिया में जूट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो बांग्लादेश नंबर 1 पे और इंडिया सेकंड नंबर पे है. वो कैसे? अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से. सपोज इंडिया में जूट प्रोड्यूस किया जाता है 100 बिल्स से. ठीक है, ये किस में होता है? बिल्स में होता है. मींस यहाँ पे बंडल्स में होता है. जूट किस में होता है? बंडल्स में. 100 बिल्स. और प्रोड्यूस कितना, ये एक्सपोर्ट कितना करता है? 30. और बांग्लादेश में सपोज 60 बिल्स इनके 60 बंडल्स का प्रोडक्शन होता है, तो बांग्लादेश 50 बंडल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है. क्लियर? तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे इंडिया में हम प्रोड्यूस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? 30. ठीक है, 30 बंडल. और बांग्लादेश में प्रोड्यूस जो है वो 60 बंडल्स होता है, तो एक्सपोर्ट कितना कर देता है? 50. ठीक है, अब बात ये आती है कि बांग्लादेश वालों को जूट पसंद नहीं है. अगर पसंद नहीं है तो वो इतना इसकी खेती क्यों करती हैं? क्लियर? तो आप ये देखिए, पसंद नापसंद की बात नहीं है. वहां पे जूट प्रोड्यूस किया जाता है, वहां का क्लाइमेट इसके फेवर में है, लेकिन वहां पे जूट को प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है. हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज है, तो इंडिया में इंडस्ट्रीज होने की वजह से इंडिया में जूट जो है मैक्सिमम वो प्रोड्यूस हो जाता, यूटिलाइज हो जाता है इंडस्ट्रीज में. अब हमारे यहाँ पे रोप भी बनता है, ठीक है, और गनी बैग्स भी होती हैं, और इसके अलावा सैक्स भी बनती हैं. ठीक है, कारपेट्स भी बनते हैं. इवन अब कारपेट्स भी हैं और इवन फुट मैट भी बनते हैं. क्लियर? तो अब इतनी सारे प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है जूट का, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया. हम प्रोड्यूसर नो डाउट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया और प्रोडक्शन तो हमारा है ही लार्जेस्ट. और बांग्लादेश जो है वो नंबर 1 पे आता है, क्योंकि बांग्लादेश में प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, जूट प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है. जैसे हमारे इंडिया में देखिए, हमारे इंडिया में क्या है? स्पिनिंग तो बेस्ट हो जाती है. ठीक है, स्पिनिंग तो हमारे इंडिया की बेस्ट है, जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल में पढ़ा था, स्पिनिंग बेस्ट है. लेकिन वीविंग के लिए हमारे यहाँ पे प्रॉपर क्या है? स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से हमें अपनी कॉटन फैब्रिक जो है, कॉटन को जो हमने कहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है. ऐसे बांग्लादेश की है, बांग्लादेश में भी जूट को प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज नहीं है, तो बांग्लादेश को भी जूट क्या करना पड़ता है? एक्सपोर्ट करना पड़ता है. तो एक्सपोर्ट करने में बांग्लादेश नंबर 1 पे है. नंबर 2, फर्स्ट जूट मिल जो है, फर्स्ट आर मैं दूसरे तरह से ही डाल देती हूँ. ठीक है. फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन कोलकाता in 1855 at रिश्रा. फर्स्ट जूट मिल आपके पास 1 वर्ड में क्वेश्चन आता है, जैसे कॉटन का था ना, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का था, कहाँ पे हुई थी. ठीक है, वैसे ही हमारा जूट मिल का आता है. फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन कोलकाता इन 1855, जैसे वो 1854 में हुई थी. ठीक है, एट रिश्रा. क्लियर? अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट जूट मिल कहाँ पे सेटअप हुई थी. उसके बाद अब आप ये देखिए, आफ्टर पार्टीशन इन 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ ना कंट्री का, आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ? जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया. हमारी जूट मिल्स इंडिया में थी, लेकिन 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था ना वो बांग्लादेश में चला गया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो आज जूट प्रोड्यूसिंग में नंबर 1 पे है, क्योंकि वो एरिया वहां पे चला गया ना हमारा. क्लियर? जूट मिल्स जो है हमारे इंडिया में थी, लेकिन एरिया जहां पे जूट प्रोड्यूस होता था वो कहां पे चला गया था? बांग्लादेश में. और बाकी जो रेस्ट कहां पे चला गया था? वो पाकिस्तान में. क्लियर? उसके बाद देयर वर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010-11 में. हमारे इंडिया में लगभग 80 जूट मिल्स थी, और मोस्ट ऑफ द इंडियन जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. और बात ये है, अब टोटल इंडिया में कितनी है? 80 जूट मिल्स हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडियन जूट मिल्स कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, नियर हुगली रिवर. इसके पीछे सॉरी क्या रीजन है? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में है, तो उसके पीछे क्या रीजन है आप ये देखिए।
प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जूट प्रोड्यूस करने के लिए जिस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, जिस टाइप की सॉइल चाहिए, जिस टाइप का मतलब प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यस, नियर हुगली रिवर है, क्लियर। तो हुगली रिवर के नियर होने के लिए क्या है, हम जूट को वाया रोडवेज मतलब थ्रू रोडवेज भी नहीं भेज सकते हैं लेकिन हमें काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, और बाय एयरप्लेन तो जा ही नहीं सकता, एयरवेज तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है काफी इनएक्सपेंसिव पड़ता है, जो कि यूज किया जाता है। और वैसे भी नियर हुगली रिवर है, वेस्ट बंगाल में जो है वो क्या है, आसपास में क्या हमारे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल भी पड़ता है उधर से, ठीक है। तो वहां से हमारा क्या है, वाटर बॉडी भी है। नेक्स्ट इज अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग के लिए जो पानी चाहिए होता है वो काफी मात्रा में चाहिए होता है, जो कि वहां से मिल जाता है, कहां से, हुगली रिवर से मिल जाता है। नेक्स्ट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज, यस, चीप लेबर वेस्ट बंगाल से भी मिल जाती है, और वेस्ट बंगाल के जो एडजॉइनिंग एरिया जैसे उड़ीसा है, यूपी है, कोलकाता है, वहां से भी मिल जाती है। नेक्स्ट इज गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, यस, रेलवेज का गुड नेटवर्क है वहां पे, वेस्ट बंगाल में रेलवेज का गुड नेटवर्क है, तो इजिली ट्रांसपोर्टेशन जो है हो जाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में इजिली जूट जो है वो क्या हो जाता है, ये कहेंगे ना, एक्सपोर्ट हो जाता है। मतलब एक्सपोर्ट तो वैसे देखा जाए तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री होता है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज कोलकाता अर्बन सेंटर, कोलकाता क्या है, एक अर्बन सेंटर है, एक बहुत बड़ी शहर है, एक सिटी है, तो वहां पे सारी की सारी अर्बन फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। और अर्बन फैसिलिटीज में हम क्या लेते हैं, अर्बन फैसिलिटीज में हम लेते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनी अदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, और हमारी कौन सी आती है, पोर्ट फैसिलिटी, क्लियर। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी, क्लियर। अर्बन सेंटर होने की वजह से कोलकाता में सभी अर्बन फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है, बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वहां पे जूट प्रोड्यूस करना जो है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए वो क्या हो जाता है, क्या है, बेनिफिशियल है, क्लियर। प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट टू जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जूट प्रोड्यूस करने के लिए जो एरिया चाहिए वहां पे बहुत सारा है, वहां की लैंड, सोइल, उसके अकॉर्डिंग है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, अबंडेंस ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग है, चीप लेबर मिल जाती है, एंड फ्रॉम द एडजॉइनिंग एरिया जैसे उड़ीसा से मिल जाती है, साथ में उड़ीसा है और यूपी है, ठीक है, वहां से मिल जाती है। और गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, एंड कोलकाता अर्बन सेंटर है, अर्बन सेंटर मींस सिटी है बहुत बड़ी, और अर्बन फैसिलिटीज वहां पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद अब आप ये देखिए कि अब ये हमारी कंट्री में 80 जूट मिल्स है, और मैक्सिमम है वो वेस्ट बंगाल में है, और उसके बावजूद भी जूट टेक्सटाइल को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। वो चैलेंज क्यों है, किस वजह से है, देखिए, स्टिफ कंपटीशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, स्टिफ कंपटीशन बाय सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, यस। अभी आप ये देखिए, जूट जो होता है ना, जूट की अगर आपने कभी रॉप देखी हो तो कितनी हार्ड होती है, ठीक है, जूट के कॉर्ड्स बनते हैं, उस रॉप के कॉर्ड्स बनते हैं, चारपाई बनती है ना जो, तो वो कितनी हार्ड होती है, उसके कंपैरेटिवली अगर आप कोई फोल्डिंग देखिए, ठीक है, उस पे बैठना और एक कॉर्ड पे बैठना, दोनों में कितना डिफरेंस होता है, वो सॉफ्ट होती है, वो हार्ड होती है, क्लियर। तो एक स्टिफ कंपटीशन बाय स्टिफ सब्स्टिट्यूट, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, जितने भी सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है, मैंने आप रोप भी ले लो, जो नायलॉन की रोप बनी होती है ना, सिंथेटिक सी रोप बनी होती है जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें और एक जो दूसरी रोप होती है, जूट की रोप होती है, कितना डिफरेंस होता है, वो कितनी हार्ड होती है, वो सॉफ्ट होती है। तो एक स्टिफ कंपटीशन दिया है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ने जूट को, जिसकी वजह से जूट की डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम, यस, इसके अलावा कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन भी मिला, बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड से इंटरनेशनल कंपटीशन भी मिला, क्योंकि वो सिर्फ जूट हमारी कंट्री में तो नहीं ना बनता, और कंट्रीज में भी बनता है, क्लियर। तो इन कंट्रीज ने भी हमारी कंट्री के जूट को एक कंपटीशन दिया है, ये कह लो कि सस्ता है यहाँ पे इन कंट्रीज में। नेक्स्ट इज द हाई कॉस्ट,
हमें जूट की कॉस्ट जो पड़ती है वो हाई कॉस्ट पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जूट प्रोड्यूस करने के लिए जितनी लेबर हमारी कंट्री में लगती है, ठीक है, वो तो लगती है, लेकिन जूट की डिमांड उतनी नहीं बन पाती है। जूट की डिमांड नहीं होती है, जिसकी वजह से जितना जूट होता है वो हाई कॉस्ट पे ही सेल किया जाता है। क्लियर? और हाई कॉस्ट होने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में नहीं बनती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने एक नेशनल जूट पॉलिसी वो बनाई, कब? इन 2005। फॉर्मुलेट किसने की थी? हमारी गवर्नमेंट ने। क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके? इट हैज इंक्रीज्ड द इंटरनल डिमांड फॉर जूट। हमारी गवर्नमेंट जूट की इंटरनल डिमांड को इंक्रीज करना चाहती थी। इंक्रीज क्यों करना चाहती थी? किन रीजन से करना चाहती थी? यस, गवर्नमेंट अब कैसे करना चाहती थी, ठीक है, देखिए, गवर्नमेंट हैड मेड इट मैंडेटरी टू यूज जूट पैकेजिंग। यस, अब हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो जब भी ग्रेन मार्केट में अपनी जो कल्टीवेशन को लेके आते हैं, अपने ग्रेन को लेके आते हैं, या अपने वेजिटेबल्स को, अपने फ्रूट्स को लेके आते हैं, तो वो कैसे लेके आएंगे, ठीक है, तो उन्होंने उस सामान को लाने के लिए फार्मर्स के लिए जूट पैकेजिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी। जैसे ग्रेन है वो सैक्स में आएगा, जूट सैक्स में आएगा। क्लियर? और जो फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स है वो भी सैक्स में ही पैक होके आएंगे। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि फार्मर्स जो है जूट पैकेजिंग में ही अपना जो सामान है वो ग्रेन मार्केट में लेके आएंगे। दूसरा, और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का? और ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे कि हमारी कंट्री में जूट की प्रोडक्टिविटी और कल्टीवेशन इंक्रीज की जा सके और गुड प्राइसेस जो है फार्मर्स को इसका दिया जा सके। क्योंकि जब फार्मर्स को इसका प्राइस ही नहीं मिलता था तो हमारी कंट्री में जूट का प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गया, उसकी कल्टीवेशन कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि फार्मर्स को इसका प्राइस ही नहीं मिलता था। जब फार्मर्स को प्राइस नहीं मिलेगा, इवन कॉस्ट इसकी ज्यादा बढ़ती थी और प्राइस उतना मिलता नहीं था, तो प्राइस न मिलने की वजह से इसका प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये करा, मैंडेटरी कर दिया कि जूट जो है वो यूज करना फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है। आज भी आप देखिए, आपके घर में जो भी ग्रेन आता है किस में आता है? जूट बैग्स में आता है। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट का यही अब ये मैंडेटरी करने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जूट की प्रोडक्टिविटी, उसका कल्टीवेशन इंक्रीज किया जा सके, जिससे कि गुड प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स को गुड प्राइसेस मिल सके। क्लियर? जिससे फार्मर्स भी, हमारे कंट्री में भी फार्मर्स जो है जूट प्रोड्यूस इजीली कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को अगर वो आज जूट प्रोड्यूस करेंगे उन्हें इसके प्राइसेस जो है प्रॉपर मिलेंगे, गुड प्राइसेस मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द जूट टेक्सटाइल्स एंड चैलेंजेस which jute textiles are facing. Clear? This was about the jute textile. In the next video we will discuss the sugar industry. Okay, till then take care yourself and goodbye.